अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ठीक है, हमने एस्थमा कर लिया था। एस्थमा में मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली जो आपके पास डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं वो आपके पास होता है क्रशमैन स्पाइरल और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ठीक है, पेज नंबर मेरे पास नसीम शहजाद का जो एडिशन है वो 6th एडिशन है, पेज नंबर 68। ठीक है, 68 पेज नंबर। नसीम शहजाद से हम डिजीजेस कर रहे हैं, बेसिकली हम पैथोलॉजीज कर रहे हैं वहां से। सही है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आता है ना, वो हमारे पास आता है कार्टर जेनर सिंड्रोम। कार्टर जेनर सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि इट इज़ एन इनहेरिटेड डिजीज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लिनिकल ट्रायड, जिसमें आपके पास ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस, साइनसाइटिस और साइटस इन्वर्टस। साइटस इन्वर्टस बेसिकली क्या है कि हमारा जो हार्ट है ना वो ऑपोजिट साइड पर होता है। नॉर्मल हार्ट की लोकेशन जो होती है वो आपके पास आ जाती है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बट इन साइटस इन्वर्टस हार्ट कंजेनिटली ही इज टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, ये तीनों का ट्रायड मिलकर जो हमें डिजीज देता है उसको हम कहते हैं कार्टाजेनस सिंड्रोम। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस होता है जहाँ पर एयरवे जो होती है ना वो वाइड हो जाती है और उनमें एक्सेस म्यूकस डेवलप हो जाता है। ठीक है, साइनसाइटिस क्या होता है? हमारे जो साइनसेस होते हैं ना उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं साइनसाइटिस। ये ट्रायड है, ये कार्टर जेनर सिंड्रोम का ट्रायड है। अब कार्टर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा सिम्टम्स की कलेक्शन हो जाती है ना उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। और ये 3 सिम्टम्स की कलेक्शन को हम कहते हैं कार्टर जेनर सिंड्रोम। अब ये होता क्यों है? ये एक बेसिकली आपके पास ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये चीज याद रखनी है, पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये और ये तीन का ट्रायड, ये आपके पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं डायनिन जीन। ठीक है, ये जो डायनिन जीन होती है ना इसकी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी म्यूटेशन की वजह से जो हमारे सिलिया होते हैं ना उनकी एक एब्सेंट या इरेगुलर आर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन होएगी, इन्फ्लेमेशन होएगी, हार्ट की साइट इन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, उस कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को और उस सिंड्रोम को जो डायनिन जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है उसको हम कहते हैं कार्टर जेनर सिंड्रोम। जब सिलिया मूवमेंट नहीं होएगी, हार्ट राइट साइड पे रहेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, म्यूकस प्लग्स बन जाएंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा। ठीक है, सिलरी क्लियरेंस नहीं होगी तो इन्फेक्शन होगी जिसकी वजह से साइनसाइटिस हो जाएगा। तो बेसिकली कार्टर जेनर सिंड्रोम इज प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया। अभी तक हमने हमारे डिजीजेस किए हैं। ठीक है, हमने वो सारे डिजीजेस कर लिए हैं जो हमारे पास नसीम शहजाद में है। हमने ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सिलिकोसिस और एस्थमा कर लिया है। कार्टर जेनर सिंड्रोम जो है ना वो अब हम कर रहे हैं। अच्छा, क्लिनिकली हम कार्टर जेनर सिंड्रोम को कैसे डायग्नोस करते हैं? तो हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं इसके ट्रायड से। पेपर में भी आपको जब सवाल आता है ना इसका तो ये ट्रायड ही ज़्यादातर सवाल में आता है, या आपको आ जाएगा कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है और डायनिन जीन की वजह से। मोस्ट कॉमनली वो इस ट्रायड के साथ ना आपको एक और सिम्टम देता है, वो है इनफर्टिलिटी। ठीक है, जब भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट मतलब वो अक्सर इस तरह होता है कि वो आपको बता देता है कि जी एक फीमेल आई है अनएबल टू कंसीव है। ठीक है, उसको हिस्ट्री है साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस की। तो उस केस में आप उसका कौन सा वर्कअप कराएंगे या उसको कौन सा डिजीज होगा? तो वो कार्टर जेनर सिंड्रोम है। उसको आपने किसी गायनी के डिजीज के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो लंग की पैथोलॉजी है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना आपको इस तरीके से इसका सवाल आता है।
ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, इस और जीन्स की म्यूटेशन की वजह से, तो इसकी जो बेसिक ट्रीटमेंट है ना वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। हम एयरवे में म्यूकस प्लगिंग नहीं होने दे सकते हैं। इनफर्टिलिटी को हम ट्राई करते हैं ट्रीट करने का, जहाँ जहाँ ये सिलिया का डिसऑर्डर है ना वहाँ वहाँ पर हम इसकी जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज आता है ना वो हमारे पास आता है एस्बेस्टोसिस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एस्बेस्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है ना उससे एस्बेस्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अक्सर सवाल आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप से आते हैं, ऑक्यूपेशन में भी पूछ लेते हैं वो आपको इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी पूछ लेते हैं। मतलब ओवरऑल इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। एस्बेस्टोसिस है क्या? एस्बेस्टोसिस भी आपके पास एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। ये क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग है ड्यू टू एस्बेस्टोस फाइबर। जैसे सिलिकोसिस था ना, उसी तरह एस्बेस्टोसिस है कि सिलिकोसिस सिलिका की वजह से होता था, ये आपके पास एस्बेस्टोस फाइबर की वजह से होता है। सिम्टम्स सारे लंग डिजीजेस के कॉमन होते हैं। सिम्टम्स इसके भी वही है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएगी, कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, और इसमें चेस्ट टाइटनेस होगी, पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। अब क्या होता है कि हर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज किसी ना किसी ऑक्यूपेशन से, रिस्क फैक्टर से जुड़ा होता है। ठीक है, सिलिकोसिस के लिए मैंने आपको कहा था कि आप कोल माइनर्स या अंडर साइड जो वर्कर्स हैं उनका याद रख लो। जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं ना उसमें आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिशियंस। कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला जहाँ पे भी काम होगा ना, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका सवाल पेपर में आता है। तो वहाँ पे एस्बेस्टोस का चांस है। ठीक है, कोई अब मुझे बता सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्बेस्टोस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसमें कौन सा कैंसर है, कौन से कैंसर हम? मेसोथेलियोमा। हाँ जी, मीजोथीलियोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको दोनों पेपर में ऑप्शन आ जाते हैं तो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होएगा? ब्रोंकोजेनिक ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा। हाँ, ब्रोंकोजेनिक ग्रेटर देन मीजोथीलियोमा, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये याद रखनी है। अगर मैं कहूँ कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वो अब आया है डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग कफ के साथ, तो फिर उसको कौन सा डिजीज़ है? कंस्ट्रक्शन वर्कर विद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, कौन सा डिजीज़ हुआ है उसको? एस्बेस्टोसिस। एबिस्टोसिस। हाँ, ये भी आपकी रफ़ीउल्लाह में टेबल दी हुई है, वहीं से याद करना है। उसमें आपको उन्होंने सारे ये जो है ना इनकी ऑक्यूपेशन के साथ दिए हुए हैं, तो वो बेस्ट, अगर आपने कोई बुक फॉलो करनी है ना स्पेसिफिकली फॉर दीज ऑक्यूपेशनल डिजीजेस देन गो फॉर रफ़ीउल्लाह। ठीक है, वरना नसीम शहजाद में सेपरेटली इसके पॉइंट्स हैं। नसीम शहजाद में से ना आपने पेज नंबर 68 जो है ना, 6th एडिशन में जो मेरे पास है वो याद करना है। उसमें सेपरेटली इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है कि एस्बेस्टोसिस में आपके पास बनती हैं फेरोजीनस बॉडीज। जाहिर है हर चीज़ जो आपकी लंग को अफेक्ट करेगी वो लंग पे कोई ना कोई चेंज छोड़ेगी। तो ये लंग पे क्या चेंज छोड़ती है? ये बॉडीज बनाती है जिन्हें हम फेरोजीनस बॉडीज कहते हैं, या आइवरी वाइट कैल्सिफिकेशंस कॉज कर देती है। इसके जब पार्टिकल्स वहां जाते हैं, वहां डिपॉजिट होते हैं ना, तो वो फेरोजीनस बॉडीज बनाते हैं और आइवरी वाइट कैल्सिफिकेशंस बनाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एस्बेस्टोसिस, ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। ठीक है, डायग्नोसिस इसका कैसे होता है? उसकी हिस्ट्री की बेस पे होता है, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की बेस पे होता है, चेस्ट एक्सरे या सीटी की बेस पे हो जाता है। ट्रीटमेंट हमने इसकी वही करनी है कि हमने रिस्क फैक्टर लिमिट कर देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और पेशेंट की पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करनी है, क्योंकि ये बेसिकली एक्सोजीनस सोर्स की वजह से हुआ है। तो जब हमने वो सोर्स रिमूव कर दिया ना तो हम लंग्स की रिहेबिलिटेशन करेंगे ताकि लंग्स जो हैं वो दोबारा से अपना फंक्शन कंटिन्यू कर सकें।
अच्छा, फिर आपके पास बेसिकली क्या आ जाते हैं, आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज आ जाते हैं। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज बेसिकली एक कंडीशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेज होते हैं जो लंग्स में फाइब्रोसिस कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स हो जाती हैं स्कार्ड ओवर टाइम। ठीक है, आफ्टर विच क्या होता है कि सिम्टम्स आते हैं कफिंग के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, टायर्डनेस, वेट लॉस, क्लबिंग। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास डिजीज आता है ना, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं, वो आपके पास आ जाता है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस और टीबी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। सार्कोइडोसिस बेसिकली क्या है कि सार्कोइडोसिस एक डिजीज है जो कि इन्वॉल्व करता है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स का दूसरा नाम आप कह लो कि ग्रेन्युलोमा होता है। ठीक है, सार्कोइडोसिस में ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होता है ये आपकी लंग्स में होता है, जहाँ पे ये ग्रेन्युलोमा बना देते हैं। ठीक है, ये लंग्स में भी होता है, स्किन में भी इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, लिम्फ नोड्स में भी इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। इसमें क्या होता है, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। क्लिनिकली अगर आपने सार्कोइडोसिस का कोई एक डिफरेंशिएटिंग फीचर रखना हो पेपर के लिए या पेपर के स्टेटमेंट के लिए, तो आपके पास बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। स्किन में ये एरिथमा नोड्यूसम करता है, एस लेवल्स इंक्रीज करता है बॉडी में, कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसका जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर होएगा ना, वो होगा नॉन केशिएटिंग ग्रेन्युलोमा। इसमें नॉन केशिएटिंग ग्रेन्युलोमा बनते हैं ड्यू टू टी सेल्स। ठीक है, सेकंड, अब बाकी जो चीज़ें हैं ना, बाकी जो बॉडीज इसमें बनती हैं, वो इसका डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है। जब भी कभी भी वो आपसे पेपर में पूछेंगे ना कि सार्कोइडोसिस का डायग्नोस्टिक फीचर क्या है हिस्टोपैथोलॉजिकली, ठीक है, तो फिर वो क्या है कि दैट इज बेसिकली नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा। अच्छा देखो, जब भी हमारे पास हाइलर लिम्फेडिनोपैथी बेसिकली क्या होती है कि हमारे जो लंग्स का हाइलम है ना, उसके अंदर भी लिम्फ नोड जैसा जैसे सारी बॉडी के अंदर है। कोई भी इन्फेक्शन जब आपके पास होती है ना, तो क्या होता है कि हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी का मतलब ये है कि ये जो दोनों साइड्स पे हाइलम के साथ लिम्फ नोड्स है ना, ये दोनों एक ही टाइम पर एक ही जितने इनलार्ज होते हैं। एक्सरे पे भी ये आपको ऐसे लिम्फेडिनोपैथी नजर आ जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं बायलेटरल। पर ये हर लंग की इन्फेक्शन में दोनों इकट्ठे एक साथ एक ही साइज के इनलार्ज नहीं होते। जैसे टीबी हो गया, या कोई भी, टीबी भी एक लंग इन्फेक्शन है, उसी तरीके से हर इन्फेक्शन में ये इक्वली इनलार्ज नहीं होते। तो ये हमने बेसिकली एक क्लिनिकल पॉइंट रखा है कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का यही फ़र्क है कि दोनों एक जितने इनलार्ज होंगे। कभी कभी होता है कि किसी लंग डिजीज़ में एक साइड की इनलार्जमेंट हो गई है, दूसरी साइड की नहीं हुई है। ठीक है, दैट डिपेंड्स इफ वन साइड इज मोर इफेक्टेड देन द अदर। अगर राइट लोब अफेक्टेड है, राइट साइड के जो लिम्फ नोड्स हैं वो ज़्यादा होंगे लार्ज, लेफ्ट लोब इफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड के ज़्यादा। सार्कोइडोसिस के केस में हम ये कहते हैं कि सार्कोइडोसिस डिजीज जब होता है तो इसमें दोनों साइड पर बायलैटरल हाइलर लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होती है, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, यानी एक जितने एनलार्जमेंट होते हैं। ये क्लिनिकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी ये वर्ड यूज हो ना, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, गो फॉर सार्कोइडोसिस। दूसरी चीज जो इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो है हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। डायग्नोस्टिक फीचर जो है ना,
अगर वो आपसे पूछता है कि डायग्नोस्टिक फीचर सार्कोइडोसिस का हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है कि हम उसका जब सेल का सैंपल लेते हैं वो, तो दैट इज नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको दो सवाल बता रही हूँ। एक सवाल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सपोज अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। उसमें उसने कहा है कि हमारे पास एक पेशेंट आया है विद कफ, chest tightness and sputum production, having bilateral hilar lymphadenopathy, ठीक है। तो आप इसको क्या कौन सा डिजीज हुआ है, कैसे कैटेगराइज करोगे? कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा डिजीज है? एक पेशेंट हमारे पास आया है, हाँ, सार्कोइडोसिस, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया है विद कफिंग, चेस्ट पेन एंड मल्टीपल नोड्यूल्स ऑन स्किन, ठीक है, ही हैज इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स, तो फिर ये कौन सा डिजीज है? सार्कोइडोसिस, ठीक है। अक्सर क्या होता है वो आपको एक जरा कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो देता है जिसमें ये टीबी लग रहा होता है पर ये टीबी नहीं होता। उस सिनेरियो में मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको दो फीचर बताए हैं कि जहां सिनेरियो में बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी नजर आए, सार्कोइडोसिस, जहां सिनेरियो में कैल्शियम ज्यादा नजर आए, सार्कोइडोसिस, ठीक है। अगर आप जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हो ना अपनी नॉलेज के लिए, तो दैट इज बायोप्सी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेस्ट डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेशन आपके पास होती है वो बायोप्सी होती है। प्राइमरी में हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी चेक कर लेते हैं, हम उसके जो है वो ब्लड लेवल्स में कैल्शियम चेक कर लेते हैं, एस चेक कर लेते हैं। लेकिन मैंने डायग्नोस्टिक का वर्ड यहाँ इस सेंस में यूज़ किया था कि अगर पेपर में सवाल आता है तो इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा, मैंने आपको पेपर का एक और सवाल बताया है कि कई दफ़ा वो आपसे पूछता है कि सार्कोइडोसिस का हमें बताएं डायग्नोस्टिक फीचर हिस्टोपैथोलॉजी पे। हिस्टोपैथोलॉजी अलहदा से एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम उसके टिश्यूज़ को जो है वो एग्जामिन करते हैं, ठीक है। उसमें डायग्नोस्टिक फीचर क्या है? तो उसमें डायग्नोस्टिक फीचर है नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमा। ये हिस्टोपैथोलॉजी पे सार्कोइडोसिस का डायग्नोस्टिक फीचर है। इसके अलावा सार्कोइडोसिस में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे शॉमन बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये सवाल आ जाते हैं पेपर में इनके। एस्टेरॉयड बॉडीज होती हैं, ठीक है। जब ये जो टी सेल्स होते हैं ना सार्कोइडोसिस के, ये कहीं पे भी जाते हैं ना तो ये यहाँ वहाँ क्लम्प्स बना देते हैं, उनको हम कहते हैं शॉमन बॉडीज, एस्टेरॉयड बॉडीज, ठीक है। तो बेसिकली, लेकिन अगर आपको पेपर में सवाल आएगा ना, एस्ट्रॉयड बॉडीज भी लिखा है, शॉमन बॉडीज भी लिखा है, नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमा भी लिखा है, अब देखा जाए तो सार्कोइडोसिस में बनती तो सारी चीज़ें हैं, पर आपने क्या चूज़ करना है? आपने नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमा चूज़ करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इन दोनों सवालों में या इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि सार्कोइडोसिस में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई मुझे ये बता सकता है कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे? एस्ट्रॉयड बॉडीज भी हिस्टोपैथोलॉजी पे। टी सेल्स, ठीक है। T cells, helper T हाँ, cells. हाँ, सार्कोइडोसिस में टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। सबसे कॉमन सार्कोइडोसिस की एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन कोई मुझे बता सकता है कि क्या है और कौन सी साइट पे होती है? एरिथमा नोड्यूसम, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऑर्गन कौन सा है सबसे कॉमन जो सार्कोइडोसिस Shins. में, कौन सा ऑर्गन? Shin पे. नहीं, शिन आपका ऑर्गन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द बॉडी है, आपने स्किन चूज करना है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन जो आप बता रहे हो ना शिन पे, ठीक है, वो आप बता रहे हो कि एरिथमा नोड्यूसम सबसे कॉमन कहाँ पे होता है, ठीक है, वो नहीं बताना। आपने ये बताना है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ओवरऑल कहाँ होती है, तो वो स्किन है, बिकॉज योर शिन एरिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर स्किन,
ठीक है, CPSP वर्ड्स के साथ खेलता है और अक्सर वो आपको सही ऑप्शन देता है सारे। 5 ऑप्शन भी देगा ना तो पांचों के पांचों सही भी दे सकता है। आपने वो चूज करना है जो उनकी की के अकॉर्डिंग सबसे बेटर है, क्योंकि उनकी पता है की किस तरह होती है। अगर उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है ना और उसमें ABC ऑप्शन दिया है तो उनकी की इस तरह होती है। उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रखा होता है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अगर किसी ने पेपर रिपीट किया हुआ है तो आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि लोग जो हैं वो पॉइंट से रह जाते हैं, 0.45, 0.35, 0.5 से भी रह जाते हैं। ये पॉइंट्स का डिफरेंस क्यों पड़ता है? ये पॉइंट्स का डिफरेंस पड़ता है उनकी रिलेटिव मार्किंग की वजह से, क्योंकि उनकी जो की होती है ना उस की के अकॉर्डिंग भी उन्होंने प्रायोरिटी रखी होती है। सबसे ऊपर कौन सा सवाल का आंसर है, सबसे नीचे कौन सा है, उससे नीचे कौन सा है। आपने अपना पेपर क्लियर करने पे फोकस करना है। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये देखो कि उन्होंने कौन से वर्ड्स या कौन सी की उनकी सही है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका पेपर मार्क करना है CPSP वालों ने अपनी की के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सार्कोइडोसिस की आगे जाके ना आ जाती हैं कि इनकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, कि ये लंग्स पे भी एक्ट करता है, सिस्टेमिक डिजीज है ना, हार्ट पे भी करेगा, किडनी पे भी, जॉइंट्स पे भी, हर जगह पे जाके ना इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती है। पर लंग्स में क्या करेगा ये? लंग्स में ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, ठीक है, ये सारा कुछ कॉज करेगा। अच्छा, फिर लास्टली आपके पास जो आ जाता है ना वो आपके पास आता है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर है एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ लंग पैथोलॉजी, जिसमें लंग्स का टोटल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यानी लंग्स अपना फंक्शन ही नहीं कर पा रही। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम उसको डिवाइड करते हैं टाइप 1 में और टाइप 2 में। जो टाइप 1 है ना उसमें आपकी जो प्राइमरी कॉज होती है ना जिसकी वजह से लंग्स अपना फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, वो होती है हाइपोक्सीमिक, यानी उसमें ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्यूट डिजीजेज आ जाते हैं, जैसे पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोजेनिक फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, निमोनिया, हेमरेज, कोलैप्स, के जिसमें आपके पास ना लंग्स ऑक्सीजन अपटेक नहीं कर पा रही, उसको कहते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है ना उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, हाइपर कैपनिया हो गया। हाइपर कैपनिया की वजह से क्या हो रहा है कि वो ब्रीदिंग बहुत तेज तेज कर रहा है। जब वो ब्रीदिंग बहुत तेज तेज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, तो अल्टीमेटली उसको ऑक्सीजन भी अंदर लेने के लिए कम टाइम मिल रहा है। तो इस तरह से लंग्स का एक फेलियर मैकेनिज्म शुरू हो गया है। ठीक है। इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज ये है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हो सकता है, किसी न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्रेन को भी स्टिमुलस देता है। ठीक है। चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, COPD या ब्रोंकियल एस्थमा जिसमें रैपिड ब्रीदिंग होगी, हाइपर कैपनिया होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी, ऑक्सीजन को भी डिफ्यूज होने के लिए कम टाइम मिलेगा। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। दो टाइप्स का होता है, एक टाइप 1 होता है जिसमें ऑक्सीजन की पैथोलॉजी होती है, एक टाइप 2 होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की पैथोलॉजी होती है। अब हमारे पास आ गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेसिकली क्या है? ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज बाय एनी एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। अगर स्पेसिफिकली पल्मोनरी कैपिलरीज या पल्मोनरी सर्कुलेशन में होगा तो उसको पल्मोनरी कहेंगे, अगर सिस्टेमिक में होगा तो सिस्टेमिक। अगर किसी फ्रैक्चर के बाद होता है और बोन्स में या बोन मैरो में जाके होता है तो दैट इज कॉल्ड फैट एम्बोलिज्म। ये जो एम्बोलिज्म की टाइप्स हैं ये बहुत कॉमन पेपर में आती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर सडन अरेस्ट है तो दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर RTA की हिस्ट्री के साथ पेशेंट आया है और उसको 1 दिन लगा है या 2 दिन लगे हैं
इन सडन डेथ, तो फिर उसका फैट एम्बोलिज्म है। ठीक है। एयर एम्बोलिज्म होता है जब एयर का कोई पार्टिकल जो है वो चला गया है हमारी सर्कुलेशन में। नॉर्मली एयर एम्बोलिज्म की कोई मुझे वैल्यू बता सकता है कितनी अमाउंट ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर एयर एम्बोलिज्म? 100 cc। हाँ जी, 100 सीसी। ये पेपर का सवाल है, पूछते हैं वो कि कितने सीसी एयर रिक्वायर्ड है। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म प्रेगनेंसी में होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसी का एक पार्ट जाके सर्कुलेशन में ड्यूरिंग लेबर लॉज हो जाता है और वो सडन डेथ करता है, और ज़्यादातर उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की हिस्ट्री आती है। ठीक है। यहाँ तक सबको ये एम्बोलिज्म समझ आ गए हैं? एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बोलिज्म करने कहाँ से है? एम्बोलिज्म भी आपने अपनी एसके सीरीज या डबल ए में कहीं पे भी जहाँ एम्बोलिज्म का सवाल दिया होगा ना, उसके नीचे सारे एम्बोलिज्म के टाइप्स दिए होंगे और साथ उनकी फीचर्स दिए होंगे। वही याद करने हैं, वही टाइप्स याद करनी है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ एक पेशेंट है आरटीए का और उसकी कोलैप्स हो गया और उसकी सडन डेथ हो गई है, उसको कौन सा एम्बोलिज्म है? आरटीए का पेशेंट। पल्मोनरी। हाँ, पल्मोनरी। अगर मैं कहूँ आरटीए का पेशेंट है, हॉस्पिटल आया है, ठीक है, तो उसकी उसकी डेथ हुई है और 2 डेज बाद हुई है, तो फिर उसको कौन सा एम्बोलिज्म है? फैट। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक पेशेंट है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की, ठीक है, सडन कोलैप्स हो गया है, सडन डेथ हुई है, तो उसको कौन सा एम्बोलिज्म है? एमनियोटिक फ्लूइड। amniotic। हाँ जी, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? सबसे कॉमन कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म की क्या है? डीवीटी। अच्छा, मैंने 2 ऑप्शन आपको दिए, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या डीवीटी। prolonged हमने प्रेफर prolonged कर embolism, prolonged embolization. इमोबिलाइजेशन। हाँ, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन आपने पहले प्रेफर करनी है। अगर वो आपको ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर आपने डीवीटी प्रेफर करनी है, क्योंकि डीवीटी की ही कॉज है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। तो यू गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास हर चीज की कॉज होती है। ठीक है। यहाँ तक सबको ये समझ आ गया है? ये करना कहाँ से है? ये आपने अपनी एसके सीरीज के एक्सप्लेनेशन से या जो आपकी डबल ए है उसके एक्सप्लेनेशंस में जो आपको लिखी होती है ना थेरी, ये आपने वहां से करनी है। उसका क्या है कि उसमें आपको ना प्रॉपर स्टेटमेंट मिलता है, जो सीपीएसपी ने वर्ड्स यूज करने हैं। करने को तो आप ये कहीं से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई है उसमें भी आपके पास सही जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन आपने वो वर्ड्स याद करने हैं जो सीपीएसपी यूज करता है। हाँ, अगर प्रेग्नेंट लेडी की कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल है और फिर काफी दिन बाद उसकी डेथ हुई है, तो देन दैट इज फैट एम्बोलिज्म। ठीक है। फॉर्टियस डेथ का भी बता दें। किसका? फॉर्टियस डेथ। अच्छा, फॉर्चुअस डेथ्स जो होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि ये हम ना प्रेगनेंसी के हिसाब से इसको एक टर्म में क्लासिफाई करते हैं कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की एक सर्टेन टाइम लिमिट में डेथ हो गई है ना, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं इसमें। ठीक है। ये आपके एम्बोलिज्म में नहीं आता। इट इज़ बेसिकली अ कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। उसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई है अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, उसका आरटीए हुआ है या फिर उसको कोई डिजीज या कोई इलनेस है और वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट है एंड शी हैज डाइड, तो फिर दैट इज कॉल्ड फॉर्चुस डेथ। ठीक है। फॉर्टिशियस का मतलब बेसिकली ये होता है कि किस्मत की वजह से हो गया बेसिकली। ठीक है। तो ये आपका एक मैटरनल डेथ को उन्होंने क्लासिफाई किया है कि हमारी मैटरनल डेथ्स जो होती हैं, अगर ड्यूरिंग लेबर हुई हैं तो वो ड्यूरिंग लेबर उसकी कॉज क्या है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो।
और अगर वो ड्यूरिंग लेबर नहीं है, वो किसी और डिजीज़ की वजह से है, लेकिन एट द टाइम ऑफ दैट वुमन वाज प्रेग्नेंट, तो उसको आपने कहना है फॉर्चस डेथ। ठीक है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एंड शी वाज इवन इन लेबर और शी वाज प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दैट टाइम एंड शी हैज़ डाइड, और उन्होंने आपसे स्टेटमेंट में पूछा है कि ये कौन सी टाइप ऑफ डेथ है, तो आप फॉर्चस का नाम लोगे। ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कॉज ऑफ डेथ पूछी है ना, तो फिर आप उसका फैट एम्बोलिज्म करोगे। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना है आपने कि मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, एक प्रेग्नेंट लेडी आई है मेरे पास, ठीक है, इमरजेंसी में, with history of RTA 2 days back. Now she has died. What type of death that is? Tortuous. हाँ, fortuitous. क्वेश्चन को समझो। प्रेग्नेंट लेडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है with RTA 2 days back. She has died. What type of death that is? कॉज नहीं पूछी मैंने ये पूछा है कि ये डेथ कौन सी टाइप की है। ठीक है। तो उसमें आपके पास फॉर्चस है। अगर मैं यही स्टेटमेंट करती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी ईआर में आई है, शी हैज़ डाइड 2 days बैक, शी हैड हिस्ट्री ऑफ आरटीए, मैंने ये नहीं कहा कि वो लेबर में है, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, मैंने बस आपको बताया है कि उसका आरटीए हुआ था 2 दिन पहले और आज वो मेरे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है और उसकी डेथ हो गई है। तो इस केस में कॉज ऑफ डेथ क्या है? हाँ, Fat embolism. हाँ, बिल्कुल सही। इस केस में कॉज ऑफ डेथ है फैट एम्बोलिज्म। अगर मैं कहूँ कि प्रेग्नेंट औरत है, मेरे पास आई है ईआर में, उसका इमरजेंसी सी सेक्शन किया है और उसकी सडन डेथ हो गई है, फिर क्या कॉज है? Pulmonary embolism. पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आपके पास होता है जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है। इसके पीछे की पैथोलॉजी ये है कि ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाए तो उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का ही कोई पार्ट होता है जो सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है। फैट एम्बोलिज्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पेशेंट आई है आरटीए में, बेशक आरटीए ना भी हो, हमारे पास किसी केस में भी आई है, चलो आरटीए कर लो टू मेक इट मोर कंफ्यूजिंग, लेकिन हमने उसका इमरजेंसी सी सेक्शन किया और उसकी सडन डेथ हो गई है। ठीक है, इवन पोस्ट सी सेक्शन उसकी डेथ हो गई है, आप ड्यूरिंग सी सेक्शन भी ना करो तो भी आपका जो फैट एम्बोलिज्म है ना, उसको 12 to 24 आवर्स चाहिए। स्टेटमेंट में जहाँ 12 to 24 आवर्स है वहाँ पे फैट एम्बोलिज्म है। उसके अलावा अगर वो सडन डेथ का वर्ड यूज़ करता है तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, या तो एमनियोटिक फ्लूइड होगा या वो पल्मोनरी होगा। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड आपके पास ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आता है जब पेशेंट जोर लगाता है। सी सेक्शन हम एक बहुत क्लीन एनवायरनमेंट में करते हैं। सी सेक्शन में ऐसा चांस नहीं हो सकता कि हमने सी सेक्शन किया है तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड उसकी सर्कुलेशन में घुस गया है, लेकिन सी सेक्शन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस होता है। दो वजह से होता है। ठीक है, अगर पल्मोनरी नहीं था ना तो फिर आप मुझे वो क्वेश्चन भेजो, उसकी स्टेटमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, इस स्टेटमेंट से डिफरेंट होगा वो। ठीक है, नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ना, उसकी जो हम कॉज देखते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं सी सेक्शन से रिलेटेड, इसलिए क्योंकि सी सेक्शन के पेशेंट को हम प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन भी कराते हैं। जिसका सी सेक्शन करना होता है ना, उसको कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है, उसको कोई ना कोई रिस्क होता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो उसको कहा जाता है कि आपने ज़्यादा मूव नहीं करना, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, उसमें डीवीटी का भी रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ों को लिंक करके सीपीएसपी ने आपको एक आंसर दिया होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दैट इज़ वाई वी चूज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हाँ, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ठीक है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, ये सारे कॉजेज होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। जब भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्वेश्चन आएगा ना, देन यू गो फॉर एमनियोटिक फ्लूइड, अदरवाइज यू गो फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ तक सबको एम्बोलिज्म के सवालों में जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है।
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, MMR बेसिकली इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स अच्छा, क्या चीज नहीं क्लियर हुई डॉक्टर हाजरा आपको? अच्छा ठीक है, अब मैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बता देती हूँ, ठीक है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या है? ये है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, ठीक है, इन 100,000 लाइव बर्ड्स। मतलब एक पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसने डिलीवरी कर दी है, उसका बच्चा जिंदा है, पेशेंट सरवाइव नहीं की, ठीक है, उसको कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ। और ये जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है ना, ये होता है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन या चाइल्ड बर्थ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी आ जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी आ सकती है, उसमें कोई भी चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इवन एनीमिया की वजह से भी अगर किसी की डेथ हुई है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनीमिया की वजह से, दैट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई है किसी नॉन चाइल्ड रिलेटेड इशू की वजह से, सपोज किसी पेशेंट को पहले से ही कार्डियक डिजीज था, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस था, उसको डॉक्टर ने कहा है कि तुमने कंसीव नहीं करना, वो फिर भी कंसीव कर लेती है, शी गोज थ्रू विद द डिलीवरी, शी गिव्स नॉर्मल बर्थ, बट शी एंड्स अप डाइंग ड्यूरिंग दैट बर्थ। उसकी डेथ उसकी बच्चे की वजह से नहीं हुई, उसकी प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुई, उसकी डेथ उस माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से हुई है जो उसको पहले से था, तो उसको फोर्टिशियस डेथ कहते हैं। या एक पेशेंट है, उसको कोई पैथोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सारी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, एकदम से उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, वो इमरजेंसी लेबर में चली जाती है और वो वहाँ पे चाइल्ड बर्थ कर देती है, ठीक है, बच्चा ठीक है, मदर सर्वाइव नहीं की ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की इंजरीज, तो वो आपके पास फोर्टिशियस डेथ है। लेकिन अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, मदर लेबर में जाती है और लेबर में उसकी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है और वो सर्वाइव नहीं की, तो वो आपकी मैटरनल डेथ है, ठीक है। और जितनी मैटरनल डेथ्स होती हैं इन 100,000 लाइव बर्ड्स, उसको हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। बेसिकली इसमें सिर्फ कॉज का डिफरेंस है कि आपने कॉज समझनी है कि इनकी कॉजेज क्या क्या हैं, वरना रेट और रेशो ये सारी जो है ना, ये टोटल हैं कि कितनी डेथ